हेलो बच्चों, कैसे आप सब। माय नेम इज शाहरुख सैफी और आज की इस क्लास में हम बात करेंगे क्लास 10 एसएसटी की जो आपकी बुक है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है पावर शेयरिंग। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो बेसिकली आपको इस बुक से टोटल 5 लेसन को कवर करना है और हर एक लेसन आपका 4 मार्क्स का आएगा। तो ओवरऑल 20 मार्क्स जो है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स से आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। और ये साथ ही जो आपकी अदर 3 बुक्स जो है उसमें से भी सब में 20 मार्क्स ही आपसे पूछे जाने। तो यानी कि हर एक लेसन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वहीं अब जब बात आती है पावर शेयरिंग, जो कि आपका फर्स्ट लेसन है, काफ़ी अच्छा लेसन है, समझने लायक लेसन है। और इवन यहाँ तक कि अगर आप इसे खुद से पढ़ोगे तो आपको वन टाइम में अच्छे तरीके से समझ भी आ जाएगा। बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप 2 टाइम एटलीस्ट इसे ज़रूर पढ़ें, क्योंकि क्या आता है ना कि हमारा जो ब्रेन है ना समटाइम चीज़ों को इतना स्टोर नहीं कर पाता। तो जब रिपीटेशन होती है तो उसे हैबिट हो जाती है। तो चैप्टर को समझने के लिए रिपीटेशन काफ़ी ज़रूरी होती है। ठीक है, देखिए आप डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ रहे हो तो जितने ज़्यादा आपके एग्जाम्पल क्लोज होंगे डेमोक्रेसी से, पॉलिटी से, तो आपको उतने ही चीज़ों को समझने में काफ़ी ज़्यादा आसानी भी होगी। ठीक जिस तरीके से पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है आपको इस लेसन में बताया गया है 2 कंट्री के एग्जाम्पल के साथ। वो कौन कौन सी है उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये जो पावर शेयरिंग है इसका मीनिंग आखिरकार क्या होता है। देखिए एक सिंपल सी लैंग्वेज में मैं आपको 2 एग्जांपल के साथ बताऊंगा। सबसे पहले मीनिंग की जो डेफिनेशन है वो क्या बताई गई है कि पावर शेयरिंग इज अ प्रैक्टिस इन कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन वेयर मल्टीपल ग्रुप डिस्ट्रीब्यूट पॉलिटिकल, मिलिट्री और इकोनॉमिक पावर अमंग देमसेल्फ अकॉर्डिंग टू एग्रीड रूल। अब यहां पर एक चीज आई है एग्रीड रूल, यानी कि जो भी नियम है उसके ऊपर समझौते कर लिए गए हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक कंपनी है, एक्स नाम की एक कंपनी है, ठीक है। अब इस कंपनी में आपको फाउंडर भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, को फाउंडर भी देखने को मिलेंगे, मैनेजर्स भी देखने को मिलेंगे, उसी तरह एम्प्लॉय भी होंगे और इंटर्न्स भी होंगे। तो आप यहाँ पे एक चीज को इमेजिन करोगे कि हर किसी के काम जो है वो क्या किए गए, शेयर किए गए, और हर कोई अपने काम के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये एक कंपनी के एग्जांपल से पावर का शेयर हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। चलो दूसरा एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था जितने अच्छे एग्जांपल आपके पॉलिटिक्स से, डेमोक्रेसी से रिलेटेड होंगे उतना ही कॉन्सेप्ट को समझने में काफ़ी आसानी होगी। देखिए इंडिया, अब इंडिया से बेस्ट एग्जांपल क्या ही हो सकता है। 135 करोड़ से ज़्यादा वाला देश है। तो आपको क्या लगता है कि ये इतना बड़े देश के अंदर सिंगल गवर्नमेंट काम करती है? नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो पावर है ना उसे सेंट्रलाइज किया ही नहीं गया, उसे डिसेंट्रलाइज कर दिया गया। वो कौन कौन से लेवल पे? पहले तो मेजरली हम 2 लेवल पे ही बात करते थे, लेकिन आफ्टर सम टाइम इसे 3 लेवल में डिवाइड कर दिया गया। वो कौन कौन से थे? यहाँ पर एक सेंटर, दूसरा स्टेट और तीसरा है लोकल। 3 लेवल, जी हाँ। सेंट्रल लेवल पे सेंट्रल गवर्नमेंट रन होती है, स्टेट लेवल पे हमारी स्टेट गवर्नमेंट और लोकल लेवल पे लोकल गवर्नमेंट। और लोकल गवर्नमेंट भी 2 पार्ट्स में होती है, एक होती है अर्बन और दूसरी होती है रूरल, शहर और गांव अलग अलग, ठीक है। अब देखिए सेंट्रल लेवल पे जो काम करती है उसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे हमारे देश के पीएम कौन है बच्चों? और बच्चा बच्चा जानता है, नरेंद्र मोदी जी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को रन कर रहे हैं एक तरीके से अपनी मिनिस्ट्री के बल पर, है ना। उसी तरह स्टेट गवर्नमेंट, अब ये कोई सिंगल हैंडल नहीं करेगा, इसको अलग अलग चीफ मिनिस्टर हैंडल करेंगे। अभी प्रेजेंट टाइम में टोटल 28 स्टेट है, तो इन सभी 28 स्टेट में आपको क्या मिलेंगे? अलग अलग चीफ मिनिस्टर, जो कि अपनी पॉपुलेशन के लिए काम करेंगे, उनके लिए नई नई पॉलिसीज बनाएंगे, उनके लिए और भी ऐसी सारी जॉब्स निकालेंगे, हेल्थ का अच्छा ध्यान रखेंगे वगैरह वगैरह। उसी तरह जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, जो भी एक ह्यूमन की बेसिक नीड होती है, जो प्रॉब्लम्स होती है, चाहे वो पानी की हो या फिर गार्बेज की हो वगैरह वगैरह, वो सारा काम लोकल गवर्नमेंट के अंडर में रखा गया है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आपके घर में पानी नहीं आ रहा सीधा नरेंद्र मोदी जी के पास पहुंच जाओगे, क्यों? हमने तो आपके लिए काम किया था। तो वो लोकल लेवल जितना ज्यादा क्लोज होगा उतना अच्छा होगा।
एक चीज आपको यहाँ पे समझने की कोशिश करनी पड़ेगी कि यहाँ पर बच्चों पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो अलग अलग तरीके से यूज किया जा रहा है, यानी कि हर किसी के साथ जो पावर है वो शेयर की जा रही है और ये एक अच्छी चीज हमें देखने को मिल रही है। ठीक इसी तरह इस लेसन में भी बच्चों आपको 2 कंट्री के एग्जांपल बताया गया है जहां पे पावर शेयरिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो अपनाया गया था और नहीं भी अपनाया गया था। जहां पे अपनाया गया था वहां क्या रिजल्ट निकला और जहां पे नहीं अपनाया गया था वहां पे क्या रिजल्ट निकला, वो आपको इन 2 कंट्री के एग्जांपल से अपने आप पता चल जाएगा। जैसे एक कंट्री है बेल्जियम और दूसरी कंट्री है श्रीलंका। तो सबसे पहले बच्चों मैं बात करूंगा बेल्जियम के बारे में। तो अगर हम बेल्जियम के बारे में बात करते हैं तो ओवरऑल आपको यह पता चलेगा कि बेल्जियम और श्रीलंका का जो कॉन्सेप्ट है वो पावर शेयरिंग में इतना ज्यादा हेल्पफुल है कि हमें सारे कॉन्सेप्ट काफी अच्छे तरीके से समझ आ गया, क्योंकि जो नेक्स्ट लेसन है ना फेडरलिज्म, वो भी आपको काफी सिमिलर देखने को मिलेगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको जो ओवरऑल जो कंटेंट दे रखा है आपके चैप्टर का वो समझना जरूरी है, जिसमें आप सबसे पहले 2 केस स्टडी, एक बेल्जियम और दूसरी श्रीलंका, वेयर मेजोरिटेरिज्म इन श्रीलंका और एकोमोडेशन इन बेल्जियम, और उसके बाद जो पावर शेयरिंग है वो डिजायरेबल क्यों है, क्यों जरूरी है, और लास्ट में जो फॉर्म्स होती है पावर शेयरिंग की वो क्या क्या है, इन सब के बारे में आपको अच्छे तरीके से पढ़ने को मिलेगा। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था बेल्जियम के बारे में। तो अगर एक बेसिक इंफॉर्मेशन जानने की हम कोशिश करें कि बेल्जियम आखिरकार कहां पर लोकेटेड है, तो सबसे पहले ये एक काफी स्मॉल कंट्री है। कहां पर एग्जिस्ट करती है? यूरोप में, और कौन से? वेस्टर्न साइड में, ठीक है। उसके बाद इसका जो बॉर्डर है वो कुछ कंट्री के साथ शेयर होता है। इन कंट्रीज के नाम आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में समटाइम जो 1 मार्क वाले क्वेश्चन होते हैं उसमें ऐसे क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। तो जो बेल्जियम है अपना जो बॉर्डर है वो किन किन के साथ शेयर करता है? वो जर्मनी, नीदरलैंड्स, लग्जमबर्ग और फ्रांस के साथ। उसी तरह अगर इसकी पॉपुलेशन की बात की जाए, काफी स्मॉल कंट्री है, तो पॉपुलेशन भी इसकी 1 करोड़ के आसपास ही है। ये बिल्कुल उतनी है जितनी हमारी हरियाणा की पॉपुलेशन है, उसकी हाफ पॉपुलेशन आप मान सकते हो, ठीक है। हरियाणा की पॉपुलेशन 2.5 करोड़ के समथिंग है, और तो उसका हाफ आप मान लीजिएगा। इतना हमें बेल्जियम में देखने को मिलता है। और ये एरिया वाइज भी ना हमारे हरियाणा क्षेत्र जितना ही है, जो हमारा हरियाणा का टोटल एरिया है ना उतना ही बेल्जियम का देखने को मिलेगा, बस पॉपुलेशन में डिफरेंट है। और इसकी जो कैपिटल है वो है बच्चों ब्रुसेल्स, और यही सबसे मेन चीज है आपको बेल्जियम में समझने की। देखिए पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट बेल्जियम में किस तरीके से समझाया गया आपको। तो सबसे पहले हम बात करेंगे द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। कहने का मतलब कि बेल्जियम जो छोटी सी कंट्री है, इसका जो एथनिक कॉम्पोजिशन है ना वो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। वो कैसे करेगा? तो सबसे पहले आपको एथनिक के बारे में पता होना जरूरी है कि एथनिक होता क्या है। अगर हम एक सिंपल टर्म्स में यूज करें तो एथनिक बच्चों वो चीज होती है जिसमें जो लोग होते हैं ना वो कल्चर से जुड़े होते हैं, सेम कल्चर से, जिनका पास्ट सेम रहा हो या जिनकी लैंग्वेज सेम रही हो, रिलीजन सेम रहा हो, उनकी कास्ट सेम रही हो, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। इसे एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मैं जब इंडिया की बात करता हूं तो इंडिया में साउथ डायरेक्शन की बात करते हैं, साउथ इंडियन स्टेट की। जब साउथ इंडियन स्टेट का नाम आता है तो आपके माइंड में केरला, आपके माइंड में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हो गया, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया, ये सभी स्टेट आते हैं। इनमें एक चीजें कॉमन देखने को मिलती है, जैसे एक तो ये लिंग्विस्टिक बेस पर बने हैं सारे के सारे, दूसरा इनका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो भी काफी सेम है, और रिलीजन भी ज्यादातर हमें सेम देखने को मिलते हैं, और ऊपर से जो लैंग्वेज है उसमें काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलती है। तो ये क्या है? एक ही एथनिक ग्रुप से रिलेटेड है। और ऐसा जरूरी नहीं है कि इसके लिए इनको किसी एक देश का नागरिक होना पड़ेगा या फिर किसी एक स्टेट का, क्योंकि केरला अलग है, तमिलनाडु अलग है, बट फिर भी उनमें सिमिलैरिटी हमें काफी हद तक एक जैसी देखने को मिलती है। तो ये हमारा एथनिक होता है ना। चलिए, तो बेल्जियम में किस बारे में बात की गई है कि यहाँ का जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो क्यों इतना कॉम्प्लेक्स है, उसका रीजन है। उसका रीजन क्या है? देखिए आपको यहाँ पे 2 चीजें देखने को मिलेगी। सबसे पहले है आप इस मैप को देखिएगा जो कि बेल्जियम का है, फिर उसके बाद आप पाई चार्ट को देखिएगा। इससे आपको पता चलेगा कि यहाँ का जो एथनिक कॉम्पोजिशन है वो काफी ज्यादा क्या है? प्रॉब्लम वाला, यानी कि काफी कॉम्प्लेक्स है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये येलो कलर जो देख रहे हो और रेड कलर जो देख रहे हो, ये कम्युनिटी एंड रीजन ऑफ बेल्जियम मतलब डिवाइडेड किया गया। जैसे यहाँ पे ये जो येलो वाला है वो फ्लेमिश एरिया है। अब फ्लेमिश एरिया के अंदर जो स्पीकर्स है वो डच ज्यादा है, यानी कि डच स्पीकर ज्यादा है। वो कितने? 59%। उसी तरह जो रेड वाला एरिया है ये कौन सा है? वेलोनिया। इसमें कितने स्पीकर्स हैं? 40%। कौन सी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं? फ्रेंच।
और जो रेस्ट है बिल्कुल ईस्ट साइड में, अगर आप यहां देखोगे ईस्ट वाली साइड में, वो 1% है टोटल। तो ये कितने हैं? 1%। कौन सी लैंग्वेज यूज कर रहे हैं? जर्मन। तो ये तो हो गया एक तरीके से कि जो लोग हैं कौन कौन सी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं, डच, फ्रेंच और जर्मन। और इनका परसेंटेज दे रखा है कि जो मेजॉरिटी में वो 59%, जो मेजॉरिटी में है वो कौन है? डच स्पीकर। और जो माइनॉरिटी में है वो है फ्रेंच, जो कि वेलोनिया एरिया से बिलोंग करते हैं। और रेस्ट हमारे 1%। अभी यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स तो नहीं है, कोई चीज़ है, कोई कठिनाई तो नहीं है। कठिनाई कहाँ पर है? मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो बेल्जियम है ना, उसकी कैपिटल है ब्रुसेल्स। अब यहाँ पे जो सिनेरियो वो सारा चेंज हो जाता है। अभी तक आपको ये पता चला कि 59% जो बेल्जियन पीपल है वो तो डच बोलते हैं और वो मेजॉरिटी में है। लेकिन जब आप ब्रुसेल की बारे में जानने की कोशिश करते हो तो यहाँ पे सिनेरियो चेंज हो जाता है। कैसे? अब बिल्कुल सेम है, ये मैप भी सेम है, लेकिन ये वाला जो एरिया है आप देख रहे हो ना, ये वाला, ये ऑरेंज कलर का, ये कैपिटल है ब्रुसेल्स, है ना। अब यहाँ पे क्या सिनेरियो है कि यहाँ पे 80% लोग तो फ्रेंच बोल रहे हैं और 20% डच बोल रहे हैं। अब तक आपने क्या देखा था कि ऑल ओवर बेल्जियम के अंदर मेजॉरिटी में डच स्पीकर ज़्यादा है। लेकिन जब बात कैपिटल की आती है, कैपिटल किसी भी कंट्री के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, तो यहाँ पे मेजॉरिटी में कौन हो जाते हैं? अब फ्रेंच हो जाते हैं और माइनॉरिटी में डच वाले हो जाते हैं। इसी वजह से जो इसका एथनिक कॉम्पोजिशन है वो काफी कॉम्प्लेक्स माना जाता है और इसी चीज को लेके इन कम्युनिटीज के बीच में टेंशन क्रिएट होती रहती है। जैसे वो अगर हम टेंशन्स की बात करें कि कौन कौन सी टेंशन होती है, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा। इन बेल्जियम द फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज इन माइनॉरिटी, जैसे कि आपने देखा, but they were economically and educationally more stable as compared to the majority community, that is Dutch speaking community। कहने का मतलब कि जो बेल्जियम कंट्री है ना बच्चों, वहां पे जो फ्रेंच जो लैंग्वेज का यूज करते हैं वो बेशक माइनॉरिटी में क्यों ना हो ऑल ओवर बेल्जियम कंट्री के अंदर, लेकिन वो इकोनॉमिकली और एजुकेशनली ज्यादा स्टेबल माने जाते हैं एज कंपेयर टू डच कम्युनिटी से। ऑन द अदर साइड जो कि डच ऑल ओवर में मेजॉरिटी में है, उनको क्या फील होता है कि ये जो डेवलपमेंट से रिलेटेड चीजें हैं ना, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ हो, जॉब्स हो, वो हमें नहीं मिलती, जबकि हम मेजॉरिटी में हैं। तो उन्हें थोड़ा ऐसा फील होता है कि हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। और इसी वजह से ड्यूरिंग 1950 एंड 1960 ये जो टेंशन थी दोनों कम्युनिटी के बीच में, फ्रेंच और डच, काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो हमें कैपिटल में देखने को मिलती है, जहां का सिनेरियो ही अलग है कि फ्रेंच मेजॉरिटी में और डच माइनॉरिटी में। तो इसके सॉल्यूशन के लिए बच्चों, इसके सॉल्यूशन के लिए किस टाइप से वहां की जो गवर्नमेंट है तरीकों को अपनाती है, जो उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उसको चेंज उसके अंदर लाने की कोशिश करती है, वो आपको पता चलेगा इसके बाद, जिसमें हम बात करेंगे बेल्जियम के अंदर जो पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट था वो किस तरीके से समझाया गया। तो आज की इस क्लास में हमने सिर्फ बेल्जियम के बारे में समझने की कोशिश की है। इसके बाद हम श्रीलंका के बारे में भी समझने की कोशिश करेंगे, फिर दोनों का कंपैरिजन करेंगे, फिर हम उसका कॉन्सिक्वेंसेस देखेंगे कि कहाँ पे चीजें जो थी वो मिस होगी और कहाँ पे उन चीजों को अच्छी तरीके से अपना लिया गया, जिसका रिजल्ट भी पॉजिटिव आया, है ना। सो होप्स हो कि बच्चों आपको ये जो क्लास है वो काफी पसंद आई होगी, हर एक चीज अच्छे से समझ भी आ चुकी होगी। स्टिल कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी हम मिलेंगे अपने इस लेसन के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहे, पढ़ते रहो और ऐसे ही आगे बढ़ते रहें।